आदाब, नमस्ते, हेलो। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो बॉलीवुड के एक चाहने माने कैरेक्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। आपने सुना होगा मिस्टर इंडिया के मिस्टर फेमस मोगैम्बो खुश हुआ। ये शख्सियत जो हैदराबादी है, उनको वो टाइटल मिला है और इन्होंने काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में भी काम किया, जैसे बॉलीवुड में ही हैज़ डन फिल्म्स लाइक दावत इश्क, लाल कप्तान। टॉलीवुड में भी इनका फिल्म विचक्षणा आई थी। एंड हैदराबाद के बारे में तो बात ही मत कीजिए। दखनी इंडस्ट्री में तो इन्होंने अपना एक खुद का एज अ स्टैंड अलोन हीरो भी काम किया है इन द फिल्म सवा कुंटल का हीरो। एंड जो भी गुल्लू दादा रिटर्न्स, उनके पूरे सीरीज़ में भी इन्होंने एज अ कैरेक्टर विलन कॉमेडियन के रोल्स किए हैं। तो आइए मिलते हैं आज ये शख्सियत से, मिस्टर अजीज़ रिजवान। पहले तो सामाइन जो नाजरीन देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, उनको प्यार भरा पहले मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम चो। बड़ी खुशी हुई कि आपने मेरी तारीफ़ की और लोगों को बताया। मगर आपने यही बताया कि मोगैम्बो एक हस्ती है जो बॉलीवुड की है और हैदराबादी इंडस्ट्री पे छाप छोड़ी है। मगर आज भी लोग, आप यकीन मानिए, डॉल जी यानी डोयल जी, तो मेरा बोलने का मतलब यह है, जिस तरह आप मुझे आज मोगैम्बो कह रहे हैं, इसी तरह मैं मार्केट में जब चलता हूँ बाजार में, तो तब भी कई लोग जो है रास्ते में मिलके कहते हैं नमस्ते मोगैम्बो साहब कैसे हैं। लोगों को ये नहीं मालूम है कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, नहीं मालूम है। मगर लोगों की मोहब्बत इतने दिल में है कि लोग मुझे देखते ही नमस्ते हो, सलाम हो करते हैं। एक्चुअली मेरा असली नाम अजीज़ रिजवान है। तो बताइए सर, आप अजीज़ रिजवान से मोगैम्बो कैसे बने? बस ऐसे समझिए कि शौक़ इंसान को आगे लेके चलता है। मोगैम्बो तो मैं अपने तरफ से नहीं बना, मुझे मोगैम्बो बनाने वाले गुल्लू दादा एंड अजीज़ नासिर साहब हैं। उनकी पहली पिक्चर, जब मैं इंडस्ट्री में यानी काम करने के लिए, मैं स्कूल के दौर से, मुझे कीड़ा है, समझे, ये एक्टिंग का एक कीड़ा होता है। बस एक जुनून कि कुछ ना कुछ करूं और स्कूल में भी नाम छाप छोड़ूं, स्कूल में पब्लिक में नाम रखूं और लोग मेरी भी तारीफ करें, इस तरह से मेरे ख्यालात रहते थे। तो मैं अंग्रेज़ फिल्म जब आई थी देखा, तो कई लोगों ने बोला अरे आप फिल्म में काम क्यों नहीं करते। तो मैं यही कहता था कि अगर ये लोगों में अगर मैं एक बार कोई मिला दिए तो इंशाल्लाह मैं उनका नाम खराब नहीं करूँगा, रीटेक भी नहीं दूंगा। और आप यकीन मानिए मैं कभी रीटेक भी नहीं देता हूँ। आपके चैनल पे हालांकि हमारे बॉस अजीज नासिर साहब, वो गुल्लू दादा सब आए हैं, तो उनसे पूछ लेना कभी कि मैं रीटेक वगैरह भी नहीं करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि जो लाइन देते हैं कैमरे के सामने देते हैं और मैं बोल देता हूँ। मुझे वो जुनून है, क्योंकि मैं किसी की गाली खाना नहीं चाहता, किसी का गुस्सा करना नहीं चाहता। तो मेरे में वो अंदर से मैं वो कैरेक्टर में ढल के काम करता हूँ। तो ये कई लोगों से मैंने सिफारिश भी की, बहुत सारे लोगों से, कि मुझे इंडस्ट्री के लोगों से मिलाओ, मुझे काम करने का शौक है, मगर हुआ नहीं। करते करते एक पिक्चर आज की जागृति जो शाहाना खान मैडम की है, वो पिक्चर के लिए मुझे कि इनायत अली साहब ने लेके गए थे। शायद वो पिक्चर के वो डायरेक्टर रहने वाले थे, मगर थे नहीं वो पिक्चर में, वो डायरेक्टर नहीं रहे, मगर उन्होंने मिलाया और मैं शाहाना खान की पिक्चर वो कर रहा था, मेन विलन आज की जागृति, गौड़ कैरेक्टर। पहली बार मैं कोई फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम वगैरह डाल के, गेटअप वगैरह डाल के विलन के लिए कह रहा हूँ। और पहला मेरा जो है आइटम सॉन्ग से शुरू हुआ। अच्छा, पहला सीन ही मेरा आइटम सॉन्ग से शुरू हुआ। तो कैरेक्टर तो वो शूट चलते रहा। उस दौरान ऐसा प्यार कहाँ एक मूवी बन रही थी जो हमीद आलम साहब बना रहे थे, जिसमें तबर साहब भी थे, अकबर बिन तबर, जो मेरे को एक्टर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। उन्होंने उसमें एक यानी बावर्ची का कैरेक्टर कर रहे थे जो राजेश खन्ना से मेल खाता हो। वो बात को रखते हुए उन्होंने गुल्लू भाई को उस फिल्म के बारे में बताया। अच्छा। तो उस वीडियो वगैरह कुछ उस फिल्म के जो है गुल्लू भाई को बताया। तो उस पिक्चर में मैं भी काम कर रहा था, मगर मेरे एक बॉस थे जो कॉलेज में मैं ड्रग्स वगैरह सप्लाई करता हूँ, और मेरे बॉस जो है फ़हीम उल हक थे। तो वो वीडियोस में फ़हीम उल हक ने के साथ था। तो वो गुल्लू दादा ने वो देखे वीडियो, तो फ़हीम उल हक से कहे कि ये कैरेक्टर मुझे चाहिए। तो
मेरे जो बॉस का कैरेक्टर कर रहे फहीमुल हक से भी मेरी वही पिक्चर से मुलाकात हुई थी। अच्छे दोस्त, अच्छे इंसान, उन्होंने मुझे गुल्लू भाई से मिलाया। और जब गुल्लू भाई से मिला तो मैं जब मिला पहली बार, यकीन मानिए मैंने एफएम में इतने छोटे छोटे बाल देखा था गुल्लू भाई के, और जब फर्स्ट टाइम गए हिप्पी थी बाल। और मैं बार बार बेचैन होके फहीम भाई को बोल रहा कि गुल्लू भाई कब आते हैं, जबकि मेरे बाजू बैठे हुए। उनकी ऑफिस पे जब गया तो बहुत देर हंसे, उसके बाद बोले गुल्लू भाई, जब उसके बाद आवाज़ निकाले आई बोल के, जब समझा कि ये गुल्लू भाई है। क्योंकि वीक की वजह से हम कभी देखे नहीं थे, बाल की वजह से उनका चेहरा चेंज था। तो उसके बाद मैंने बात किया। मैं उसके बाद मेरी पर्दे पे आने वाली सबसे पहली फिल्म, और अगर मुझे कोई पर्दे पे पहली बार पेश किया तो गुल्लू दादा ने, अजीज नासिर ने, क्योंकि वो पिक्चर में ज्वाला नाम था, उसका नाम हटाकर उन्होंने मुगैम्बो रखा था। अच्छा। और मुगैम्बो खुश हुआ, बहुत अच्छा गेटअप है और काम अच्छा कर रहे तुम, तुम्हारा नाम मुगैम्बो पिक्चर में बोल के उन्होंने रखा। तो ये पिक्चर का नाम मुझे इस तरह से, और पहली फिल्म हिट भी हुई गुल्लू दादा रिटर्न, जिसकी वजह से पब्लिक को मेरा काम पसंद आया, कॉमेडी पसंद आई, तो उन्होंने वही नाम से मुझे अब तक नाम दिया। जैसा गुलशन गुरु को गन्ना चूस के गब्बर सिंह, आज भी अमजद खान को गब्बर सिंह, उसी तरह मुझे भी पहली पिक्चर से नाम मिला। ये मैं हैदराबादी इंडस्ट्री के लोगों को और साथ ही साथ नाजरीन को मैं उनका आभारी हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे पहली पिक्चर से अपनी मोहब्बत से अपने पलकों पर बिठा रखा। सर विलन कैरेक्टर जो करते हैं ज़्यादातर बहुत गंभीर रहते हैं, बहुत क्रूर रहते हैं, पर आप विलन में कॉमेडी ला लिए आप। हाँ। तो आपको लगता है कि कॉमेडी के साथ जो विलन का जो इंटेंसिटी रहता है वो थोड़ा कम हो गया, या डाइल्यूट हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। कॉमेडी और विलन अलग अलग सब्जेक्ट है, और कॉमेडी करने वाले विलन नहीं कर सकते, मगर इंसान की बॉडी कॉमेडी और विलन कराती है। अभी जैसे कि अभी मेरी बॉडी है, अभी मेरा पेट है और यह है मेरे, मैं अगर कॉमेडी करा भी तो अच्छा लगता, और मैं विलन करा तो भी अच्छा लगता, क्योंकि मेरी आवाज में बेस भी है। विलन के लिए आपका चेहरा, गुस्से वाला, आपकी बॉडी और आपका एटीट्यूड, वो चीज मैं दिखा सकता हूँ, और मेरी आवाज से मैं विलन बता सकता हूँ। कॉमेडी के लिए अपनी ही बॉडी का हलना और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज करते हुए और पब्लिक को हंसाते हुए बात करना, वो कॉमेडी है। तो मुश्किल बहुत नहीं होती है, यानी बोलना मतलब विलन कैरेक्टर एक ऐसा है, जैसा कि मैंने ऐसी की तैसी में की थी, जो बिल्कुल कॉमेडी अंदाज में थी, मेन विलन था, मगर सिकंदर साहब उस पिक्चर के डायरेक्टर थे। हालांकि तो एक महमूद के जैसे एक अंदाज में वो मैं इतने मूंछ लगाया था, तो एक अंदाज था कॉमेडी में, विलन था मैं। तो कोई दवा खिलाते तो उनको बोलता हूँ, मैं शहाबुद्दीन साहब हैं, वो तुम्हें जैसा समझ रहे ना, मैं वैसा नहीं। तो ये एक नया मैंने ऐसा क्रिएट किया था कि कुछ ऐसा नया करेंगे, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाढ़ दाड़ वाला विलन करें। हाँ, दुल्हन हैदराबादी में बिल्कुल सीरियस कैरेक्टर, वो बिल्ला वो बला है जो भैंस से तो क्या खुलगे से भी दूध निकाल लेता है। मैंने वो प्रेम जो पड़ा शीशे की वो बला है, वो पत्थर से वो है, वो ध्यान में रख के जो है मैंने वो डायलॉग जो है, जो आनंद साहब जो डायरेक्टर हैं उनसे बोल के मैंने हर सीन पे एक डायलॉग रखा। और इत्तेफाक से वो पिक्चर में करने में मजा इसलिए आया क्योंकि उस पिक्चर में मैंने गे का कैरेक्टर किया था। लोगों ने बहुत सराहा और मैंने बहुत अच्छे अंदाज से भी किया, लोगों को पसंद भी आया। कई लोग ताज्जुब करेंगे, अरे इस तरह से पहली बार, तो है नहीं ना। हाँ, ये और लीला, पहली बार मैंने उसमें लीला डाला था, हे लीला ऐसा डाला था, तो लीला बहुत फेमस हुआ था। तो हमारे साथ जो मैंने वो गे कैरेक्टर जो करते थे हमारे पास, मैंने वो लोगों को तो ज़्यादा ये वो नहीं बोलना चाहिए, वो लोग भी जो है मुझसे ये कहते थे कि ये फेमस करेंगे हम भी हमारे लोगों में लीला बोलेंगे, अब जैसे जब भी मिलेंगे हे लीला ऐसा करेंगे बोल के चलाते थे। तो मुझे भी खुशी होती थी। हमारी पिक्चर आई, बहुत अच्छे चली। तो कोशिशें तो अभी भी जारी है, सीखने को तो मिलता है, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारी पिक्चरें करने की। जैसे कि बॉलीवुड के भी कई पिक्चर कर चुका हूँ, शरद सक्सेना के साथ तो 8-10 कर चुका हूँ। तेलुगु पिक्चरें भी जैसा कि प्रेमेना प्राणम, इला चुडू कसारी, सूचना, इला चुडू और विचक्षणा। अभी मेरी एक फिल्म आ रही है जो हिंदी, तेलुगु, तमिल, मद्रासी गैंग, अच्छा, जिसमें अस्मित पटेल भी हैं और तमिलनाडु का हीरो है बच्चा रंगा, और अध्यान सुमन भी है, हीरो कैरेक्टर, सेकंड हीरो है वो। और इसमें मैंने कॉमेडी कैरेक्टर किया है।
बिल्कुल ऐसे समझो जैसे गुल्लू दादा एफएम में कैरेक्टर करते हैं ना, हाँ उस जी। तरह से। यानी आता कुछ नहीं, बाता बड़े बड़े और करने जाना कुछ, अच्छा। वो उस किस्म का है। और थोड़ा सीरियस भी हूँ उसमें। बचपन से हीरो मेरे साथ रहता है, अच्छा कैरेक्टर है। और अजय साहब इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं, श्रीनिवास साहब जो है प्रोड्यूसर है। वो पिक्चर मार्केट में आएगी क्योंकि 3 लैंग्वेज में है। शायद ये पिक्चर से मुझे कुछ नाम मिल जाए, काम मिल जाए। और एक फिल्म आ रही है मेरी, टर्निंग पॉइंट। ओके। टर्निंग पॉइंट, हिब्बा पटेल जो हीरोइन है, उसके फादर का कैरेक्टर किया हूँ मैंने, डीसीपी कैरेक्टर, बहुत ही जल्लाद डीसीपी। उस पिक्चर अगर देखें तो आप कहेंगे औरतों को भी इतना बेशर्मी से मारते क्या, कोई बोलेंगे उतना बुरी तरह मारा हूँ, लेडीज को भी टॉर्चर देना करना। हालांकि वो नहीं है मारना सब्जेक्ट में, मगर वो पिक्चर में दिखाना था, वो कुछ खुबलाना था वो, यानी उसकी बच्ची के ताल्लुक से रहता, क्योंकि वो हिब्बा पटेल मेरी बेटी का कैरेक्टर कर रही है। अच्छा। तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है जो मेरे को आनंद साहब की वजह से मिला। और कोहान नायडू साहब डायरेक्टर हैं, और रमेश साहब इसके प्रोड्यूसर हैं। पिक्चर बहुत अनकबीर, हमारे क्या नाम, टीजर वगैरह जो है, क्या नाम है हमारे एक्टर, उनसे अल्लारी नरेश साहब के साथ जो है ओपनिंग भी की है। मार्केट में आ जाएगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द पिक्चर आ जाएगी। और एक मेरी पिक्चर चल रही है, और बहुत जल्द मैं पहली बार एक इंटरव्यू में देने जा रहा हूँ, और आपके सामने हो रहा हूँ। मैं बहुत जल्द सनी देओल के साथ एक पिक्चर करने जा रहा हूँ। ओके। क्योंकि यही जो मद्रासी गैंग के जो प्रोड्यूसर है, वो एक हिंदी फिल्म बना रहे हैं जो सनी देओल पिक्चर में हीरो है। तो उनके साथ इंशाल्लाह मैं एक अच्छे कैरेक्टर में आपको नजर आऊंगा। अभी वो कैरेक्टर क्या है क्या नहीं, मैं शूट पे जाऊंगा तो बोलूंगा। इंशाल्लाह दिसंबर में इस फिल्म का मेरा शूट है। मुबारक हो सर। आई होप Thank you. एवरीथिंग गोज वेल इन योर वे। थैंक यू। मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं शुरू से बचपन से धर्मेंद्र और सनी देओल का ही फैन हूँ। मैं बहुत सारी आवाज़ें भी उनकी निकालता था पहले, यानी तब आप आपके ड्रीम स्टार के साथ काम करने वाले हो तो मेरा ड्रीम एक्चुअली देखो, ऐसा तो हमें सलमान खान या शाहरुख खान के साथ तो काम मिलता नहीं। अगर मिल जाए बड़ी बात है, सैफ अली खान के साथ तो कर चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है, ऊपर वाले से हम ख्वाहिश करते हैं कि एक छाप बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करके छोड़ दे और पब्लिक के नज़र में आ जाए। बस एक मौका मिल गया तो मैं कोशिश यही करूँगा कि वो उनका दिल भी जीतूंगा और पब्लिक के सामने भी आऊँगा। सर, अगर आपको वो मौका मिल गया तो वो मौके में कौन सा किस्म का किरदार करना चाहेंगे आप? मुझे एक्चुअली ज़्यादातर बेस वाला यानी विलन कैरेक्टर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ। मैं कॉमेडी के लिए बॉलीवुड में अभी कॉमेडी हर कोई कर रहा है, हीरोज भी कॉमेडी कर रहे हैं, मगर विलन ऐसा है कि जल्लाद किस्म का हो, जैसा राम रेड्डी था, मारे तो खून ही निकलता बोले सर का, उस तरह का। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि ऐसा कोई छाप छोड़ूं जो डायलॉग रहा है कि बात करेगी तेल लगा के कुछ भी बोलूंगा तो डायलॉग ये रहेगा कि तेल लगा के, छोड़ूंगा नहीं। हम बात करेंगे ना, बात करेंगे जा तेल लगा के एक ऐसा सेंटेंस छोड़ूंगा कि पब्लिक भी बात करेंगे तो तेल लगा के। बढ़िया सर। आप सैफ अली खान साहब के साथ काम करे, और मैंने सुना है कि सेट्स पे आपको हमें मिला खजाना वाले भी बुलाते थे, तो उसका स्टोरी क्या है सर? हाँ, ये एक अच्छा बोले। हाँ। एक सेट पे हम सैफ अली खान साहब की फिल्म लाल कप्तान के सेट पे जयपुर में, हाँ। तो राजस्थान गए थे, तो वहाँ पर फोन ले आना भी अलाउ नहीं था। अच्छा। तो एक म्यूजिक बज रही थी अरबी की, ऐसा बज रही थी। मस्खरेपन में हम भी बैठे बैठे जो है, हमको मिला खजाना जाना, अम्मी को जाके बताना, अब्बा को जाके बताना, कल को जाके बताना, ऐसा बोल के ये कर रहे थे। वो डायरेक्टर सुन रहा था, हाँ। तो डायरेक्टर बोला कौन कर रहा है बदमाशी, आओ फिर बुलाए, करो फिर एक बार करे, तो यही डायलॉग डालो आग के सामने। तो जब सुने तो, क्योंकि फ़ोन भी बंद हो जाता था बाजू खुद, क्योंकि ले आना अलाउड नहीं था। एक मरतबा मेरा फ़ोन ऑन था, तो ख़ासतौर पे डायरेक्टर साहब नवदीप सिंह साहब बोले, रिजवान साहब आप कभी गलती नहीं करे, ये पहली बार है आपकी और आखिरी गलती, इसके बाद नहीं आना, नहीं तो उड़बैठ करा दूँगा। तो मेरे से ले लिए थे फ़ोन, तो हम कभी फ़ोन नहीं ले आते, तो वो किसी के फ़ोन पे, तो वो जब बोले कि ये अम्मी को जाके बताना, कल को जाके बताना, ये हैदराबादी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, तो हम लोग वो मिल के करे। मेरी जो टीम थी, रज़ाक भाई थे, आलाद भाई थे, मदन, गोदन, ये सब मिल के हम लोग अच्छा सा करें। और
पूरे सेट पे यही चर्चे चल रहे थे। हम अगर नहीं भी आ रहे तो अरे वो अम्मी को जाके बताना, अब्बा को जाके बताना, लोग नहीं है क्या बोल के चल रहा था। तो यही बातें हो रहे थे और हम जब भी जाते थे पूरे हर कोई ये अम्मी को जाके बताना, अब्बा को जाके बताना, क्या 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 हमको मिला खजाना, हमको मिला खजाना। तो बहुत खुश हो रहे थे हम लोग, पिंडारी थे खजाना लूटने वाले। वो गेटअप में वो बहुत अच्छा आया। खैर सीन तो फिल्म में उतना खास करीब से आया नहीं, मगर आया सीन तो आया वो, मगर उतना खास नहीं आया। मतलब अगर आ जाता क्लोजअप से वगैरह तो हाईलाइट हो जाता। सर आपका दावत इश्क में भी आप काम करे, तो उसमें आपका कास्टिंग कैसे हुआ? दावत इश्क पिक्चर में जो है ये क्या है, जीवी के वन के लांबा क्या है वो, लामकाम। हाँ। लामकाम में ऑडिशंस हो रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने गया तो पहले तो सोचा ना दूं। तो नहीं लामकाम में तो शायद ये, अरे वहाँ अन्नापूर्णा स्टूडियो के पास हुआ। अच्छा। वहाँ पे हुआ, राइट, दावत इश्क का वहाँ पे हुआ। तो इस्माइल भाई भी थे जब उसमें, हालांकि राजू श्रीवास्तव साहब, अरे वो हमारा दोस्त था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर्षवर्धन जो ऑडिशंस ले रहे थे उनकी टीम। तो मैं भी गया, मेरा जो था सब्जेक्ट मैंने दिया। उन्होंने बोला आपको फ़ोन आएगा, कंपलसरी आप कैरेक्टर पे हैं, आप इंस्पेक्टर कैरेक्टर करेंगे। वो होते होते ये हो गया कि 1 महीना निकल गया। 1 महीने के बाद फिर शूट आना शुरू हुई, हैदराबाद में शूट शुरू हो गया। मेरे को फ़ोन ही नहीं आ रहा। तो मैं एक दिन फ़ोन किया हर्षवर्धन को, तो हर्षवर्धन बोले कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। बोले कुछ नहीं। फिर एक दिन अचानक फ़ोन आया और मैं जो है सेट पे पहुँच गया, नामपल्ली स्टेशन। वहाँ पर गया तो मुझे कपड़े जो है कांस्टेबल के दिए गए। मैं बोला सर मैं इंस्पेक्टर कैरेक्टर, माप वगैरह इंस्पेक्टर का दिया। तो बोले नहीं, कैरेक्टर चेंज कर दिए तुम्हारा थोड़ा। अच्छा। कोई दूसरे आर्टिस्ट को दिए, तो आप साथ रहेंगे और आप ही बोलेंगे डायलॉग्स। अच्छा। वो खाली साथ रहेंगे क्योंकि उनको दिखाना है। ठीक है, मैंने मंजूर किया। हम लोग रेलवे डिपार्टमेंट के रहे थे एक्चुअली पिक्चर में। तो रेलवे स्टेशन पे हम लोग हालांकि 7 दिन रेलवे स्टेशन पे शूट किए और अच्छे खासे डायलॉग्स थे। परिणीति चोपड़ा, आदित्य राय कपूर, अनुपम खेर, उनको पकड़ना, उनको बोलना, उनको यानी डराना, ये सब होता है। उसके बाद वहाँ से अरेस्ट करके मैं जीप में ले लेके चले आता हूँ। उसके बाद ये शूट ख़त्म होने के बाद बम्बई बुलाया गया हमें। बम्बई में 13 दिन हम लोग शूट किए सेट पे। एक दिन तो बिल्कुल शूट भी नहीं हुई, कुछ तकरार हुई थी आखिरी दिनों में, क्योंकि क्लाइमेक्स ही चेंज कर दी उसके बाद। हाँ, तो आप यकीन नहीं मानते, हम अनुपम खेर को मैं डराता हूँ, मोबाइल खींच लेता हूँ, उनको मारता भी हूँ रेलवे पुलिस डिपार्टमेंट में, यानी उसमें डाल के जेल में। परिणीति को गुस्सा करता हूँ क्योंकि इंस्पेक्टर को खाली बिठा और आर्डर देने का इंस्पेक्टर काम हमारा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। आदित्य राय कपूर तो खाली कंप्लेंट करके फिर बाद में आके छुड़ा गए। सारी चीज़ें तब्दील हो गए। जितने 13 दिन का शूट किया और यहाँ 7 दिन का शूट किए थे, ये सारी चीज़ें कट होकर सिर्फ एक सीन आता है जब हम अरेस्ट करने के लिए जाते हैं और आदित्य राय कपूर जब बोलता है कि अरेस्ट करके ले गए हो, मगर वो सीन में यह आया कि इनको छोड़ दो, और हम छोड़ के चले आते। इतना था सीन। सारी पब्लिक में हमारे फोटोज वीडियोस हम डाल चुके थे मीडिया में, हालांकि फेसबुक इंस्टा वगैरह, जब इंस्टा नहीं था टिकटॉक वगैरह था तो हम लोग डाल दिए थे। मगर सारी पब्लिक ने बोला तुमने इतने डाले मगर आप सीन में तो एक ही है। कब क्या हो जाए पता नहीं इंडस्ट्री में, यानी रूल कितना भी बड़ा चढ़ा के बता दे। और हम हैं जब तक के फिल्म नहीं आती, मेरे बॉस गुल्लू दादा कहते हैं कि कोई भी पिक्चर आप काम करो, जब तक आप थिएटर में दिख ना जाए पूरी तरह, जब तक उसके बारे में मत बोलो। मुझे उसके बाद समझ में आई ये बात। मैं पहले बड़ा चढ़ा के मैं भी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा है, ये कैरेक्टर है, मैं मार रहा हूँ, ऐसा ये कर रहा हूँ, मगर वो सब बेकार हो गया। बहुत दिल दुखा, बहुत अफसोस हुआ। खुशी इस बात की है कि मैं यशराज के बैनर पे काम कर और एक पिक्चर भी किया, कलर्स में किया, यानी मगर बॉलीवुड के काम्स मिले मगर फेम नहीं मिला अभी तक, क्योंकि कोई कैरेक्टर ऐसा सामने नहीं आया पब्लिक के कि पब्लिक के सामने मैं पहचान बन सकूं। अगर वो आ गया तो शायद नाम आ जाता, काम मिल जाता। देखिए, हम अगर काम करते हैं तो किस लिए? नाम के लिए, फेम होने के लिए। चलो, पैसा कमाना क्या है? पैसा हाथ का मैल है, लोग बताते हैं। मैल नहीं है, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल बड़ गलत है। क्योंकि इंसान चाहे तो किसी भी सूरत में पैसा कमा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा खासा बिजनेस है स्क्रैप का वगैरह,
मेरा ये शौक है और मैं नाम के खातिर ही जाता हूँ, बस और कुछ नहीं। देव इच्छेते आपको जल्दी मिल जाए। अरे आमीन आमीन, आपकी ज़बान मुबारक हो जाए। अगर होगा तो ये स्टूडियो पे सबसे पहले मिठाई और केक काटूंगा और सबके सामने अरे ऑलवेज वेलकम, एनी टाइम। एनी टाइम विक्ट्री पार्टी इधर करेंगे, पक्का करेंगे, आपके साथ करेंगे, पूरे चैनल के पूरे हमारे विनय वर्मा साहब के साथ भी करेंगे। जरूर। विनय वर्मा साहब के साथ भी काम किया था मैं, हालांकि मर्डर माधुरी, अच्छा, वो डायरेक्शन भी थे, उसमें भी थे, मगर बहुत मेरी तारीफ किए थे जब मैं, क्योंकि वो भी बता सकते। हालांकि मैं उनके कई पिक्चर्स हिंदी तेलुगु के देखता हूँ, डबिंग में भी देखता हूँ टीवी पे। बड़ी खुशी होती है कि मेरे डायरेक्टर साहब, मेरे बॉस, जब मुझे यहाँ से भी कॉल आया था स्टूडियो से, तो मैंने यही बोला कि मेरे बॉस थे ऑलरेडी वो, तो मेरे खुशी होती कि चलो उनका एक इंस्टीट्यूट है और वो भी काम करते हैं, अच्छा सा काम करते हैं और बहुत सारे पिक्चरों में काम कर रहे हैं। कभी हमारा भी किस्मत खुलेगी, हमें भी चांस मिलेगा, क्योंकि बरसात हो रही है तो चींटे हम पे भी आएंगे, कभी ना कभी आएंगे, कोशिश करते हैं, मगर अच्छा है काम उनका। वो भी तारीफ, वो आदिवासी कैरेक्टर देख के बहुत परेशान है, क्योंकि आप यकीन नहीं मानते, वो पिक्चर में जंगली आदमी रहता हूँ मैं। अच्छा, हीरोइन को उठा के लेके जाने का था और ले आके उसका रेप करना था, जो पहले आदिवासी लोग क्या करते थे, यानी किसी को समझ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। यानी सब्जेक्ट ये था, जब आदिवासी लोग थे, जब भी औरत की इज्जत लूटी जाती थी। आज पढ़ा लिखा जमाना है, आज भी औरत की इज्जत लूटी जा रही, तो फिर समाज बदला कहाँ, टेक्नोलॉजी आई कहाँ, ये था सब्जेक्ट, मगर पब्लिक समझी नहीं, क्या कर सकते। वो जब मैंने वो शूट कर रहा था जंगल में, भूत बंगले पे कर रहे थे हम लोग, तो आप यकीन मानिए वो हीरोइन जो थी, मैं खले एक हाथ से खींच के एक हाथ से खाने पे डाल लिया, तो विनय वर्मा साहब हैरान हो गए, देखे क्या है। आप सच में उठा लिए? हाँ, डायरेक्ट एक ही हाथ से। एक ही हाथ से? एक ही हाथ इतनी से। हल्की थी वो? अब 55 किलो की तो थी, ये 55-60 किलो की, मगर अब पहले जिम में हाँ करते हो? हाँ, मैं दंगल करता था, कुश्ती, तो अभी तो छोड़ दिया बहुत सालों से। अच्छा। तो मेरे लिए वो उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और एक चीज़ क्या है, कितनी भी वजन चीज़, कोई चीज़ अगर उठाना हो तो ज़रा सोचेगा, मैं लड़की को उठाना हो तो मर्द आदमी में खुद ब खुद जज्बात आते हैं, वो उठा लेगा खुद ब खुद। क्योंकि आप गौर कर लो, दूल्हा कैसा भी रहो, दुल्हन कितनी भी मोटी रहो, गोद में उठा के लेके आएगा। वो तो है सर, वही दम है। लगा के है ईशा, जोर लगा के ईशा। तो मैंने 1.25 कुंटल का हीरो जो मूवी किया, ख्वाबों में बाबू हैदराबादी से पंगा, पेन तो लूंगी मगर कर तो लंगा। जो सिराज साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर इनायत साहब हैं पिक्चर के, तो हम पब्लिक के सामने यही पेश करते थे, जोर लगा हैशा में 1.25 कुंटल की हीरोइन हो सकती, तो हैदराबादी फिल्म में फिर 1.25 कुंटल का हीरो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता ना, हो सकता है। एक्चुअली हीरो मोटा या मोटी हीरोइन का सवाल नहीं रहता, सब्जेक्ट हीरो होता है। और वो सब्जेक्ट मेरा महमूद साहब का छवि, यानी उनको मैं नज़र में रखते हुए उनकी कोशिश किया उनके ऐसा कुछ करने की। मैं उनके साथ कर नहीं सकता हूँ, मगर कोशिश किया। लोगों ने कहा कि आप महमूद दिखे, महमूद की तरह करें, ये इस तरह से उन्होंने लोगों ने बताया, और मुझे खुशी हुई कि लोग मुझे उस तरह उस काबिल समझे। और पिक्चर भी 2 हफ्ते चली अच्छा खासे थिएटरों में, और सक्सेस किए लोगों ने, मेरे खुशी है। और मेरी फिल्म शायद मैं समझता हूँ हैदराबाद की पहली फिल्म होगी जितनी पब्लिसिटी मीडिया में मैंने करवाई। अब्बा डब्बा जब्बा, उनसे भी बोलने लगा, या अली से भी, बहुत सारे मेरे हैदराबाद के गुल्लू दादा, अजीजना सर, ये सारे मेरे सब सपोर्टर हैं, तो मुझे बहुत हिम्मत दिए, मेरे सपोर्ट किए। और पूरे लोग, इस्माइल भाई, सब ने, किसी ने नहीं बोल के नहीं बोला, तबर भाई वगैरह जो भी है। सर, सुनने को मिला कि ये 1.25 कुंटल के हीरो में गुल्लू दादा करने वाले थे काम, तो आपका कास्टिंग कैसे हुआ उसमें? नहीं, गुल्लू दादा कभी 1.25 कुंटल के बारे में सोचे ही नहीं। अच्छा। हालांकि डायरेक्टर सोचते थे हमारे इनायत साहब के, गुल्लू दादा करे तो अच्छा है, मगर गुल्लू दादा ने मुझे खुद बताया जब मैं गया था, ये कैरेक्टर मैं नहीं कर सकता था, तुम ही कर सकते हैं कैरेक्टर, बोलकर उन्होंने मुझे बताया था। मैं कर ही नहीं सकता इस तरह की हरकत, क्योंकि माँ का लाडला में गुल्लू दादा महमूद की तरह ही मूछ लगा के कर रहे थे। तब भी मैं उनको बता रहा था, तो अब ऐसा बोला सा, तो उन्होंने आखिरी में बोल दिया कि मेरे से नहीं होता ये, मैं मेरा ही जो है मैं वही करता हूँ, मेरे से वो महमूद के ऐसा बोलना नहीं होता, बोल के उन्होंने उसमें भी बताया था। तो शायद डायरेक्टर की ख्वाहिश होगी, मगर खैर ठीक है, चलो जैसे भी है, मगर बहुत मुश्किलों के साथ पिक्चर बन के सामने आई पब्लिक के, बहुत परेशानी उठानी पड़ी। हमारे सिराज साहब ने बहुत परेशानियों से
पैसा भी खर्च करके लोगों को वक्त दे दे के फिल्म बनाई, और ख़ासतौर पे मुझ जैसे आदमी पे भरोसा किया कि मुझ जैसा इंसान, मोटा ऐसा इंसान जो है हीरो भी बन के आ सकता है, उन्होंने साबित किया। बढ़िया सर, बढ़िया। जी सर एक्टिंग के अलावा आपके दूसरे कौन से शौक है? हाँ शौक तो कुछ नहीं है, मैं ना सिगरेट पीता हूँ, ना गुटखा खाता हूँ, ना शराब पीता हूँ। मेरा शौक बचपन से क्रिकेट खेलना था, एक्टिंग करना था। अच्छा, मैं अगर नींद में से भी उठा के अगर कोई क्रिकेट के लिए बोले तो खेलने चले जाता खेल हूँ, लेते आप? और आज भी खेलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हालांकि ऑलराउंडर था पूरी टीम में। पैट्रिक पैटरसन के नाम से बॉलिंग करता हूँ तो जाना जाता था, ओहो। और बैटिंग में तो हिटर, लोग बूम बूम जो अफरीदी को बोलते, उससे ज्यादा मेरे को बोलते, क्योंकि कई लोग मैं जब बैटिंग के लिए जाता था बाउंड्री पर ठहर के बोलते थे, लीमुआ दिखते भाई तुम्हारे बॉल तुम मारे तो लींबू दिखता, नहीं दिखता गोला बोलते थे। और माशाल्लाह खेल में बहुत आगे था मैं, हमारा रिकॉर्ड था। आप मेरे मोहल्ले में भी अगर आ गए तो बोलते वो नहीं हिटर है बोल के। खैर ये शौक, ये एक ही शौक था, यानी क्रिकेट खेलना। और एक शौक ये था, गरीबी के हालत से आया कि घर में कोई परेशान ना हो, इसीलिए मैं यानी जब स्कूल के दौर से निकला तो बस समझो परिवार को पालने के लिए ये शौक छोड़ दिया, क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, ये इंडस्ट्री पे फिरना छोड़ दिया। बहुत फिरा इंडस्ट्री के लिए भी, यानी मेरे पास साइकिल भी नहीं रहती थी तो किराए की साइकिल लेके भागना, बहुत भाग दौड़ करा, बहुत गरीबी में रहा। मेरे वालिद साहब हैं, और मेरे वालिद साहब यानी हम लोग टोटल 10 हैं भाई बहन, 6 भाई हैं 4 बहन हैं, 1 कमाने वाले और 10 खाने वाले, उसमें फिर बीमारियां, फिर स्कूल के खर्च, अकेले वालिद साहब नहीं कर सक रहे थे, फिर तबीयत भी खराब रहती थी। और बस ऐसे समझो स्कूल के उस दौर में भी मेरे वालिद साहब ईद पे ड्रेस सिलाते। अच्छा, स्कूल का ड्रेस, ये क्योंकि ईद के कपड़े नहीं पहन सकते थे, केवन बरे से तो फिर आपने जिम्मेदारी उठा ली। आप पानी पीजिए सर। इतने प्रेशर में आपने कारोबार शुरू किया? हाँ, नहीं क्योंकि लोग हमारी पाइट को वाला देखिए 70 mm, 70 mm, 35 mm का थिएटर का पर्दा बोलते थे। खैर ऊपर वाला वो दिन भी दिखाया। आज अच्छा हूँ, बोलने का मतलब बहुत गरीबी गुजरी, खाने नहीं रहता था। ऊपर वाला बुरे दिन दिखाता है, अच्छे दिन भी दिखाता है। नहीं, आप हिम्मत कैसे रखे थे सर उस टाइम में? बस फैमिली को देखना था, वालिद साहब को देखना था, खाने नहीं रहता था। वाला भी भोज की दुकान से भी जो है यानी हमको खिलाने के लिए बिल्ली को चिचड़े डालना है, बिल्ली के चिचड़े दो बोल के लाके खिलाते थे। वालिद साहब तो नहीं, वाला है मेरे। आज मेरी जॉइंट फैमिली है, 42 मेंबर्स रहते हम लोग, एक ही भगोने में पकवान होता। आज भी पूरे भाइयों को पढ़ाया, अच्छा लिखाया। मैं नहीं पढ़ सका, 10वीं क्लास तक ही पढ़ा मैं, हालांकि उर्दू मीडियम से हूँ, मगर कभी नाराज नहीं रहा ऊपर वाले से। जो हालत मेरे का उसका शुक्रिया अदा करा, आज खुशहाल रखा अल्लाह ताला। ऊपर वाले का करम है, पूरे चीजें अच्छे है। और जब इस तरह के माहौल था तो रिश्तेदारों को करीब नहीं आता था, जो अपने थे वो लोग भी दूर रखते थे। मगर जब कमाना शुरू किए, काम करना शुरू किए, लोगों में अपनी छाप छोड़ना शुरू किए, जिस घर से हम 2000 पूछे
यानी मेरे अपने फुप्पू, खास फुप्पू, उनके घर से 2000 पूछे तो उस दौर में 2000 देना मुनासिब नहीं समझे उन्होंने। जब हम लोग कमाना सीखे, कारोबार में आना सीखे, जब अच्छे हो गए तो मेरे भाई को बच्ची देने के लिए राजी हो गए। यानी ऐसा दिखता है, यानी लोग उस दौर में गुर्बत को देख के करीब नहीं आए, और जब चढ़ते सूरज की जो पूजा करते बोलते ना, यही है जो करीब देखते हैं कुछ अच्छे बन गए। क्योंकि मेरे कोई भाई में कोई बुराई नहीं है, कोई ना ऐसा पान सिगरेट वगैरह शराब नहीं पीते कोई, अल्हम्दुलिल्लाह सब कारोबार अच्छा करते हैं। तो उनको बच्चियां देने तैयार हो गए, दिल का टुकड़ा देने तैयार हुए, मगर जेब का मनी देने तैयार नहीं थे उस दौर में, जब मेरे वालिद के उस दौर में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनतों के बाद मेरे भाइयों को पढ़ा लिखा कर कारोबार में वगैरह सब लगाने के बाद भी आज पूरी मार्केट में माशाल्लाह पूरा अच्छा नाम, और ऊपर वाले का करम है कि लोगों की दुआएं साथ है। और पूरी फैमिली आज भी जॉइंट है मेरे पूरे भाई एक जगह रहते, हम लोग मैंने पूरे बच्चे एक जगह रहते। एक भगोने में मेरे वालदा हैं आज भी सरपरस्त हमारे, माशाल्लाह 42 मेंबर्स समझो, बहुत खुशहाल जिंदगी कर रहे हैं। और ऐसी कोई परेशानी अब नहीं है, बस लोगों की मदद करना यही सोचता हूँ। बस आपके सोशल मीडिया पे मैंने देखा आप सोशल एक्टिविस्ट भी है, आपके थोड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी है, आप सियासती मुद्दों पे भी आप चर्चा करते हो आप। हाँ, ये बात सही बोले आपने। सियासत से भी वाबस्ता हुआ था मैं। हमारे टीआरएस, जब टीआरएस थी, बीआरएस जो पार्टी है, टीआरएस के तेलंगाना को अलग करने में मैंने बहुत सा रोल किया। नैनी नरसिम्हा रेड्डी साहब के साथ बहुत कोशिशें की हैं। केसीआर के साथ रहता था, केटीआर। पहली बार हमारे गोलकपुर मुशीराबाद में कविता जी का दौरा कराया था मैंने, तो बिल्कुल करीब रहता था, इंचार्ज था, मुशीराबाद इंचार्ज था मैं। तो 2014 तक तो मैंने बिल्कुल आज़ादी, तेलंगाना आज़ाद तक तो साथ रहा। उसके बाद मैं इंडस्ट्री की तरफ मूव हो गया और ये छोड़ दिया। लोगों की जब भी मैं मदद किया, यकीन मानिए आप, सियासत में भी मैंने किसी से पैसे नहीं लिया। कोई आके मुझे बोलो आज ये इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू भी देख के अगर कोई आके बोल दिया तो मैं 1 करोड़ रुपये इनाम दूंगा किसी को भी। मैं किसी का पैसा नहीं लिया कभी, सिर्फ दुआएं, यही बोलता था कि मेरे माँ बाप को दुआ दो, मगर किसी से कभी पैसा नहीं पूछा। हर एक का काम फ्री करके दिया, गवर्नमेंट काम हो, पुलिस स्टेशन का काम हो, या कहीं से भी कुछ भी मुसीबत आंदो, फ्री करके दिया, किसी से पैसे नहीं लिया कभी। क्योंकि बस मेरे वालिदैन को दुआ दो, मेरे वालिदैन की दुआओं के सदक़े में सब मेरे रब है। क्योंकि मैं वो गरीबी देखा था, मेरे को मालूम है इंसान पैसा किस तरह कमाता है और उसकी मुसीबत में उसकी क्या काम आता है। तो इसीलिए मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। वो सोचते हुए क्या है, एक मरतबा हमारे मैंने मार्केट के चौरस्ते, मैं चौरस्ते पे यानी ताजरानी चिरम हूँ, चमड़े के कारोबारी बोलते हैं। तो एक हमारे महल्ले के एक आदमी, नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, उनका इंतकाल हो गया। रात का टाइम था, हम टेंट हाउस को फिर रहे थे। कोई टेंट हाउस वाला खोल के मैयत को देने तैयार नहीं है, क्योंकि घर में रख नहीं सकते, बाहर जगह है टेंट में डालने के लिए, बाहर ला नहीं सक रहे थे। तो पूरी रात निकल गई, सुबह 10 बज गए, 11 बज गए जब खोले, फिर उसके बाद मैयत को बाहर लाना पड़ा घर में से। तो बहुत अफसोस हुआ उस दिन, बोला इतनी बड़ी बिरादरी है हमारी, हम क्या कर रहे हैं आखिर। उस दिन मैंने एक टीम बनाकर ये सुझाव करा के भाई मैयत जब भी हमारे महल्ले में कोई मरेगा तो हमारी एक सोसाइटी बनाई है, जिसकी सोसाइटी के जरिए हम मैयत होते हम अपने तरफ से आके डेरे वगैरह कुर्सियाँ लगा देंगे, कफन उफन दे देंगे, जो भी गरीब है जो पैसे देता देन दो, नहीं देता नहीं देन दो, इस तरह से एक काम शुरू करेंगे। तो वो नीयत से हमने एक टीम बनाई। पहले अंजुमन महबान अहले बैत ये रखे हमने, उसके बाद ये काम शुरू किया। और एक सोसाइटी को मैंने तैयार किया जो गौस ऑफ ख्वाजा रजा, ये भी यानी टीम काम करना शुरू की, और इनका भी काम बढ़ते रहा। इन्हों जो है मस्जिदों के काम में इसमें उसमें आगे रहे, दीन के दूसरे कामों में। मैं बोला हम खलक यानी पब्लिक की मदद करने का सोचेंगे। तो उस दौरान हम जो है गरीब बेवाओं को चुने, जो महल्ले के बेवाएं जिनकी वाले यानी बच्चे वगैरह खाना नहीं दे रहे या सता रहे, या कोई यानी पैसे पूछ रहे हैं उनसे, ऐसा कुछ तो रोजगार के लिए ना जाए, ये सोचकर हम लोगों ने उनको 5 किलो चावल देने का ये सुझाव किया। उनके आधार कार्ड लेके, उनकी इंक्वायरी करके, राशन कार्ड वगैरह ले लेके, तो वो उस बेस पे उनके घर तक पहुंचने के बाद, हाँ इन्हों उस काबिल है, इनके पास खाली बच्चियाँ हैं, रोजगार नहीं है, तो उनको बुला के हर महीना 450 औरतों को, बेवाओं को 5 किलो चावल देते थे। ये आज भी हम लोग चलाते हैं। क्योंकि मैं ये देखो, मेरे को ऐसा बुरा दिखता है, क्योंकि माँ
जो जन्नत है हमारी, हाँ जी। बाप हमारा जन्नत का दरवाज़ा है। लोग जो है बीवियां आने के बाद हो या पैसे के चक्कर में हो माँ बाप को हकाल दे रहे हैं या मार रहे हैं या उनको दूसरे जगह ओल्ड एज होम भेज रहे हैं। मगर मैं ओल्ड एज होम बोल के साबित नहीं करूँगा उसको। मैं ये करूँगा कि ये मेरा अपना घर, तुम्हारा अपना घर, इसमें आओ, खुशी से रहो, और मेरे को दूसरे बच्चों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनकी औलाद जो कर रही है उनको क्या तकलीफ हो रही है वो उनकी औलाद ऊपर वाला देगा या उनको सताएगा, वो नहीं है। मगर ये जो बिछड़े हुए हैं, मैं उनको अच्छा से साथ देना चाहता हूँ। मैं उनके दिल में जगह बनाना चाहता हूँ ताकि वो खुशी खुशी मरे, ना कि कोई गम लेके मरे कोई औलाद। क्योंकि क्या होता है, माँ अगर बदुआ देने लग जाए ना, बेटे की मौत भी नहीं होती है, अटक जाता है। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को तकलीफ हो किसी माँ की वजह से। तो उसकी माँ कोशिश से यही बोले कि तू खुश रह जा जैसा भी है, मैं तो यहाँ खुश हूँ। मैं ऐसा कुछ मंशा बनाना का सोच रहा हूँ, रोज़गार लगाना चाहता हूँ। क्योंकि रोज़गार नहीं है हमारे यानी लोगों में, बहुत बेरोज़गारी है। पहले तो हमारे मुस्लिम माशरे में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई अगर हो जाए तो शायद रोज़गार भी बन जाए, मगर पढ़ाई भी नहीं है। तो कोशिश कर रहा हूँ, हमारे पास मदरसे वगैरह भी है, पढ़ाई चलती है। सलम बस्ती में रहता हूँ मैं आज भी, सलम बस्ती में ही जो रोज़ गड़ा खोद के पैसा कमाना जानते हैं, रोज़ गड़ा खोद के कमाते हैं। तो ये है पब्लिक के लिए है, ख़ास तौर पे अगर आपके महल्ले में कहीं भी किसी गरीब इंसान का अगर इंतकाल हो जाता है मुस्लिम में, तो कफन वगैरह जो है हमारी सोसाइटी से आप आके फ्री ले सकते हैं। क्योंकि बाहर बहुत 10,000 15,000 में देते हैं, देने वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास फ्री मिलता है। जो भोलकपुर मुशीराबाद में अंजुमन महबान अहले बैत एक ट्रस्ट है, और एक गौसो ख्वाजा रज़ा ये एक ट्रस्ट है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि खाली एक मुशीराबाद के लिए है, बल्कि आप कहीं से भी, हम विलेजों में भी भेजते हैं ऑलरेडी। अगर ऐसी इत्तला आती है तो हम विलेजों को भी, हालांकि पुलिस स्टेशन से भी लावारिस लाशों का भी आता है तो वो भी करते हैं हम। अच्छा। हाँ, वो भी करते हैं। मुशीराबाद पीएस से आते हैं बहुत सारे, गांधीनगर से वगैरह, तो वो भी करते हैं। लावारिस है तो मजहब कैसे मालूम होता है? अब खतना की बुनियाद एक है हमारे पास, अच्छा। यानी मर्द आदमी की खतना की जाती है। अब औरत को तो नहीं पहचान सकते, अब ज़्यादातर वो टैटूज देखा जाता है, लिखे हुए रहते हैं। अब हिंदू में तो हर एक को टैटूज है आजकल, देख रहा हूँ मैं। साहब, आपने इतना सोसाइटी के लिए आप कर रहे हैं, आप सियासत में आगे क्यों नहीं बढ़ने का इरादा था, इरादा सियासत में जाने का आज भी है। हाँ जी। कोशिश ये है कि मैं फिल्म लाइन में कुछ बन जाऊं, पहले ऐसा एक मंशा था। तो मेरी अभी बहुत सारी फिल्में आने वाली है हैदराबाद की, जो जैसे के हमारे सिराज अहमद साहब जो एंटरटेनमेंट है हमारे, उनके बैनर पे 8 फिल्में आने वाली हैं, जिसमें मेरे हीरो के कैरेक्टर्स हैं, जैसे हौला है, धूम मचाले है, अफरा तफरी है, महमूद है, चलती के अनो से 12 है, बाबा जानी है, डबल रोल। पहली बार मैं मेरी पिक्चर में मेरा डबल रोल रहेगा। हाँ, तो ऐसे चोर इंटरनेशनल है, और मुझे याद तो नहीं आ रहा, मगर बहुत सारे ऐसे पिक्चरें हैं जो बन के रेडी है, मेरी आने वाली है और आएगी इंशाल्लाह। डबल रोल में थोड़ा क्या चैलेंजिंग लगता है क्या सर, या मजा आता है? मजा आता है, मजा आता है। एक विलन कैरेक्टर है और एक हीरो कैरेक्टर है, तो विलन के लिए बेस आवाज अलग दो, हीरो के लिए कॉमेडी अलग करो। अच्छा। तो करने में मजा आता है, क्योंकि इंसान ढाल लेना चाहिए। मैं कपड़े पहनता हूँ तो अपने आप को समझ जाता हूँ कि मेरा ये कैरेक्टर है, तो मैं उस हिसाब से डर जाता हूँ, कपड़ों से कैरेक्टर आ जाता है। क्योंकि जबरदस्त मूवी थी, मिसाल बता दूं मैं, अजीज नासर साहब हमेशा मुझे कैरेक्टर बोल के बुला लेते थे, तो जबरदस्त मूवी का सेट पे भी चले गए, कैमरा भी रेडी हो गया, हम लोग सामने आके ठहरे। मैं बोला साहब डायलॉग क्या है, वो दे दिए, तो अब तो भी दे दो, मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कैमरा के सामने ही दिए, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि बंदा एक ही मिनट में बोल देगा। मेमोरी थोड़ी फास्ट है मेरी, अच्छा याद कर लेता हूँ। तो मैं बोलते जा रहा हूँ, वो हंसते जा रहे हैं, आखिरी में बोले अजीज नासर साहब, मुगैम्बो इतने फास्ट से ये पिक्चर में तुम गूंगे हैं। फिर बैठा, इसी तरह 5 दिन पूरा वो रिहर्सल पूरा है उनका सीखा, तब जाके मैं जो है जबरदस्त में वो गूंगे का कैरेक्टर किया। और खुशी तब मिली मेरे को जब मैं डबिंग कर रहा था। बाहर राशिदा सिंगर है हमारे, वो बैठे हुए थे, डबिंग के लिए आए थे। तो मेरी जब हो गई तो मैं बाहर निकला, उसके बाद बोला जाइए आप करिए, बोले। तो वो बोले अरे वो अंदर मुक्का है शायद ना, उसको आन दो पहले, वो जो गूंगा है अंदर बैठ के गूंगू कर रहा, बोले। अरे नहीं, कोई भी नहीं है, नहीं है, जब से उन्होंने आवाज कर रहे वो गूंगा है कोई, वो गूंगा कैरेक्टर को बुलाई शायद, बोले। तो अरे वो मैं था, बोला।
हैरान हो गए उन्होंने, तुम कर रहे थे? अरे मैं यकीन ही नहीं कर रही बोले। तब जाके यकीन हुआ कि मेरा कैरेक्टर उभर के आएगा। और लोगों ने सहा, जबरदस्त फिल्म है कि अच्छा कैरेक्टर था गूंगे का। और आज भी पब्लिक कहीं जाता तो बोल के ऐसा चिढ़ाते, ये कैरेक्टर था तो चलते रहता पब्लिक में भी, यानी कई जगह हंसी हंसी मजाक होती, पब्लिक से छेड़ लेती भी, पहचानती। मेनोग्राम है समझो, 100 आदमी के बीच है, हजारों, ये मेनोग्राम है मेरा। देखते ही मुगाम्बो बोल के आवाज देते। मगर ये मोहब्बत है लोगों की, और कुछ नहीं। अल्लाह ताला नवाज दिया, बस एक गरीब को उठा के सरताज बना दिया, यानी सर का ताज। किस्मत बदल गई अब। किस्मत बदल गई, पता नहीं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मेरी मेहनत का नतीजा है, मैं ये कहूँगा कि लोगों की दुआओं का नतीजा है। मेरी माँ की है, मेरे यानी बहनों की है, मेरे भाइयों की, मेरे दोस्तों की, फिर ऊपर से चाहने वालों की, सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। दुआ प्लस कर्मा, बस 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 सक्सेस। पार्ट सक्सेस। कई लोग जो दुबले होते हैं, और मैं जिंदगी में लोग लॉस से डरते, मैं तो लॉस करना चाहता ही नहीं। लास्ट, हाँ, लास्ट मतलब लॉस। लॉस, हाँ क्योंकि बॉडी भी लॉस करना नहीं है, दुबला करना नहीं है। हाँ क्योंकि अगर मैं दुबला हो गया, कैरेक्टर ही खत्म हो जाता। हाँ जी। तो एक कैरेक्टर के लिए कभी मैं दुबला होना नहीं चाहता एक्चुअली, देखा तो। हालांकि जब हीरो कैरेक्टर्स आते हैं तो सोचता हूँ कि दुबला हो जाऊं, क्योंकि आजकल हर चीज निकली हुई है, तो सोचता हूँ अगर थोड़े दिन मेहनत कर लूँ तो हो जाएगा। मगर फिर सोचता हूँ कि मुझे 2 कैरेक्टर मिलते हैं, कॉमेडी एंड विलन, तो फिर क्यों करूँ, रहने तो देखेंगे। जब बिल्कुल ही एक तरफा सोचेंगे तब सोच के कम करेंगे। अभी तो अच्छा हूँ, फिटनेस में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुगाम्बो जी, हाँ बोलिए। मैंने सुना है कि हाँ। आप शेर शायरी भी करते हो। अरे वाह। मैं शायर हूँ, इसीलिए करके बाहर हूँ। तो हमारे ऑडियंस के लिए जरा कुछ पेश कीजिए। बिल्कुल पेश करेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शायरी तो करना ही है। आपका नाम क्या है? डोयल। खाली डोयल है? पूरा नाम? डोयल झा। डोयल जा है, अच्छा। बना बना के दुनिया मिटाई जाती है, जरूर कोई कमी है जो हम तुम में पाई जाती है। जब इस चैनल के मुद्दे पर हम जैसे आर्टिस्ट आ जाते हैं, उसी दम एक शम्मा जलाई जाती है, और शम्मा जला के बुझा भी देते हैं वो। धुओं के सिमतों की उंगली उठाई जाती है। आने वाले पूरे चैनल पर ये एक ही बात करते हैं, देखो आशिकों की यही हालत बनाई जाती है। डोयल जी के ऊपर मैं बोलना बहुत पसंद करता हूँ। हालांकि इस शेर को मैं तोड़ के भी बता सकता था, जैसा कि बना बना के दुनिया मिटाई जाती है, जरूर कोई कमी है जो हम में पाई जाती है। जब आपके सामने डोयल मैडम के सामने जब हम आ जाते हैं, उसी दम एक शम्मा जलाई जाती है। और एक अगर आपको देखा जाए तो कहेंगे लोग, ये हुस्न वाले मेरे तस्बीह के दाने हैं। तस्बीह जो पढ़ते ना, हाँ। ये हुस्न वाले मेरे तस्बीह के दाने हैं, नजर उन पे भी जाती है और इबादत होते भी जाती है। वाह 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 वाह। हम अहले वफा हुस्न को रुसवा नहीं करते, अगर पर्दा भी गिरे आपसे तो देखा नहीं करते। कर लेते हैं अपने दिल में तसव्वुर से ही रोशन, माना कि इन चिरागों से उजाला नहीं करते। छोटा मोटा शायर हूँ, बोल लेता हूँ। ये तो ये हुआ, मैं देशभक्ति पे बता दूँ आपको। आज का जो माहौल चल रहा है बहुत बुरा है। अगर किसी को अज़ा से नफरत है या किसी को भक्ति से नफरत है, तो फिर वो देश में रहने की जरूरत नहीं है उसे। मेरा देश सेकुलर देश और हर मजहब को रखने वाला देश, और इसमें भक्ति भी सुनोगे, अज़ा भी सुनोगे, भजन भी सुनोगे, हर चीज सुनोगे। सुनना है तो ही देश में रहना है, नहीं तो नहीं रहना है। तो मैं इसी बात पे आपको बताना चाहूँगा। मैं एक था सरदार पिक्चर, जो हमारे मरहूम तौफीक साहब जो हीरो थे पिक्चर के, उनकी पिक्चर में भी एक शेर दिया था, अपने अपने मजहब में अपना खत गढ़ जाएगा। यानी अपने हर कोई अपने अपने मजहब में, उसका मुकाम छोटा है बोले, अपने अपने मजहब में अपना खत गढ़ जाएगा। देखते हैं अपना देश अब कैसे बट जाएगा। हिंदू मुस्लिम दोनों है एक कैंची के 2 पहलू, जो भी बीच में आएगा वो कट जाएगा। हिंदू मुस्लिम के कोई बीच में नहीं आना चाहिए।
मगर यहाँ सियासतदान हिंदू मुस्लिम कुछ बीच में लाके काटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू धर्म से नफरत करो, ये कुरान नहीं कहता। भारत के मस्जिद गिरा दो, ये राम नहीं कहता। पानी का कोई मजहब नहीं होता और रोटी की कोई जात नहीं होती। इंसान जहां जिंदा खड़ जाए वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है और कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, मैं कहता हूं मेरा भारत खतरे में है। मैंने मेरी जिंदगी में कभी गीता और कुरान को लड़ते हुए नहीं देखा, और जो लोग इनके लिए लड़ते हैं मैं उन्हें ये किताब कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। ये भेदभाव खत्म करो, आपस में मिलकर। इंसानियत वाली बात कह दी आपने अपने शेर से। नहीं, जरूरी था, क्योंकि पहले तो गणेश फेस्टिवल चल रहा है, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, और मिलादुन नबी ये जो हमारी कल है तो उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। या देखिए, दस्तूर में हमारे पास आज भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर एक दिन त्यौहार आ रहा है और किसी वजह से लड़ाई हो रही है तो देखो, कोई ना कोई एक इंसान आगे बढ़ता है, यानी पीछे हटता है, और एक आगे बढ़ता है, और ये खुशी से ईद मनाया जाता है। इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं होती। तो हाथों में अपने गीता रखेंगे, सीने में अपने कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए वैसा धर्म व ईमान रखेंगे, शंख बजाएंगे भाईचारगी का, अमन की भी एक ऐसी अजान रखेंगे। हाँ मेरे भाइयों, हमारा काबा भी रहेगा, तुम्हारी काशी भी रहेगी, मगर हम तुम मिलकर सबसे पहले हिंदुस्तान रखेंगे। ये चुप ऐसे तो बोलते रहे तो इंसानियत वाली बात कह दी आपने, बस। दिल को छू दिया ये। हाँ देखो यार, दिल पे छू लिया। तो बहरहाल इस तरह से क्या है बोले तो, इंसान देशभक्त भी होना चाहिए, यानी मजहबी तो रहे ही रहे, देशभक्त भी होना चाहिए। मैं फख्र करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मगर उससे भी ज़्यादा फख्र भी करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मेरे देश पे मुझे नाज़ है, मैं खाता पीता देश का हूँ तो गाता भी देश का हूँ। तो मुझे कुछ गलत नहीं बता सकते कोई। अगर कोई मुझे बता रहा है कि तुम ये है तुम वो हो, तो मैंने जितने सिजदे मेरी ज़मीन पे किए इस धरती माँ पे, वो बोलने वाला भी उतने नहीं किया होगा। तो फिर मेरी माँ है तो मेरी ज़मीन है, और मैं इस ज़मीन में दफनाया जाता हूँ, तुम्हारी तरह जला के राख में बहाया नहीं जाता। वो राख भी जमीन में ही गड़ता है। कहाँ है? पानी के तरह चले जाता है, गड़ता कहाँ है? मैं तो दफनाया जाता हूँ पूरी तरह धरती माँ की गोद में सो जाता हूँ। मैं भक्त हूँ कि तुम भक्त हो? दोनों ही है। नहीं, मगर मैं ज्यादा हक रखता हूँ। आपकी सोच रखिए आप। नहीं, इसलिए बताना यही चाहता हूँ, बोला मतलब किसी पे आप ये मत बोलिए। अगर वो देशभक्त है तो है, वो हिंदुस्तानी है तो है। हाँ, अगर हिंदुस्तानी ना कहे, किसी और को जिंदाबाद कहे, तो उसे गोली मारो। हक बनता हमारा, क्योंकि हमारे देश का खाता है, फिर हमारे देश की हिदायत क्यों नहीं करता है? ये बिल्कुल आपको भी हक है, मेरे को भी हक है, मैं भी मारूंगा वो तो ज्यादा मैंने जैसा बता, मोहब्बत के नाम पर हम दगा नहीं करते, मजहब के नाम पर हम सियासत नहीं करते। मरते भी हैं तो दफनाए जाते हैं गुसूल के साथ इस जमीन में, क्योंकि हम अपने वतन की मिट्टी को नापाक नहीं करते। हम हैं हिंदुस्तानी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये देश है हमारा। सर, आप इससे पहले आप बोल रहे थे कि नास्तिक, मतलब आप बोल रहे थे जिसका धर्म नहीं है तो देश नहीं, तो नास्तिक का क्या करेंगे आप आपके हिसाब से, किसी भी धर्म में विश्वास ना रखे? देखिए, एक चीज है, नास्तिक खिताब दिया है कौन? दुश्मन कौन है आपका? जो दोस्त होता है वही दुश्मन बनता है। और नास्तिक अगर कोई चीज, अगर किसी को भगवान नहीं मानता है, आप उसके पीछे क्यों पड़े कि उसे भगवान मानो बोल के? मेरा एक सवाल है आपसे, आप उसके पीछे क्यों पड़े उसे भगवान मानो बोल के? अगर वो नहीं मानता तो ना माने। जब उसे कोई मोजिजा दिखेगा, कोई यानी करिश्मा होगा, तब उसे दिखेगा तो आएगा, आपके बोलने से नहीं आएगा। अगर मैं शराब पीता हूँ, आप मुझे छोड़ो छोड़ो बोले, मैं नहीं छोड़ो तो क्या करोगे? मुझे मेरे हाल पे छोड़ोगे ना। उसके पीछे क्यों पड़ोगे? अगर पीछे पड़ोगे तो ज्यादा करेगा। हाँ जी। तो नास्तिक के लिए उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि नास्तिक आपके ही इसमें नहीं है, हर एक के इसमें है। हाँ जी। और नास्तिक को हम कुछ नहीं कर सकते।
अब नाम ही तुम नास्तिक दे दिए, फिर नास्तिक को अब क्या करना बोले तो क्या रहा उसका? आस्तिक थोड़ी है जो जिसको तुम नास्तिक बनाने जा रहे, नास्तिक ही है वो। अब उसके बारे में तुम फिक्र करके क्यों नास्तिक बन रहे? आप बोल रहे थे ना, तो इसलिए मेरे को वो डाउट आया। नहीं नास्तिक का बिल्कुल, क्या? देखो इंसान के कर्म इंसान को लेके आते हैं। हाँ जी, वो तो है। और जो भी अच्छा करो या बुरा करो, अब लोग अगर दुनिया में जन्नत समझ रहे हैं तो दुनिया में चल रहे हैं, तो मरने के बाद जो है स्वर्ग मिलने वाला है, उनको अगर नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा, दुनिया में जाए उनको जो भी है। मरने के बाद का कौन देखा, वो सोच रहे हैं उस तरह से। हमें तो मालूम है, हम तो अकीदा रखते हैं कि खुदा है, आप रखते हैं भगवान है, तो आपको तो मालूम है कि हमें, देखिए आप भगवत गीता लीजिए या कुरान लीजिए, कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि किसी को तकलीफ दे के आप खाना खाओ, हाँ, है? नहीं। और हर किताब में यही बताया गया कि लोगों की मदद करो, लोगों को देख के खाओ, लोगों की ख्याल करो, पड़ोसी का ख्याल करो, रिश्तेदारों का ख्याल। आपकी किताब में भी है, मेरी किताब में भी है। फिर अब जब धर्म में ही नहीं है तो फिर ये लड़ाई क्यों है? फिर ये नास्तिक क्यों समझा जा रहा है? अगर नास्तिक आज खुद है, उन्हें सेल्फिश है, तो उसको सेल्फिश रहने दो ना। उसको आप आस्तिक बनाने की कोशिश मत करो, उसको नास्तिक ही रहने दो। उसको देखो, इंसान जब तक नहीं समझता जब तक कि उसको ठोकर नहीं लगती। आप क्या समझते हैं, बादाम खाने से अकल आती? ठोकर खाने से। ठोकर खाने से अकल आती? अगर बादाम खाने से अकल आती तो आज फ्रूट वाले पूरे अकल वाले होते थे। हाँ जी। हर कोई बादाम खाता था, पढ़ने क्यों जाते थे? भाई गरीबी में, आज देखिए मेरे गरीबी में मेरे से क्या मुश्किलात हुई, आज मुझे हर चीज का तजुर्बा हासिल हुआ, तो क्या मैं बादाम खाया गरीबी में? ऐसा कुछ नहीं है। ठोकर खाना, इंसान को एहसास होना, इंसान को सबक मिलना, वही इंसान को तरबियत देता है, वरना इंसान को कुछ नहीं मिलने वाला। दुनिया में हमारे पास यही है कि देखो, आए जब आपकी अजान हुई कान में और जाते जब नमाज भी आपकी। देखिए आप मंदिरों में भी पूजा होती, सब आपके अकीदे पे आप है, मेरे अकीदे पे मैं हूँ। आप भगवान मानते, मैं खुदा मानता हूँ। सिर्फ आज लड़ाई इस बात की है कि भाई पूरे एक होके मानो, ये नहीं होने वाला है। वो तो नहीं होगा। क्यों? हो ही नहीं सकता। क्यों? सब अलग है। क्या अलग है? अपने विश्वास अलग है। कैसा? कैसा वो तो पैदाइशी। पैदाइश हो तो आपको कौन बोले आपको आप मुसलमान थे या हिंदू थे? नहीं, हम पैदाइशी परवरिश वैसे ही हुई ना। परवरिश यानी आपको बताया गया, आप थे नहीं, आपको बताया गया ये है ये है ये है ये, तो आप उसको दिमाग बना के चल रहे। और मतलब हिंदुइज्म में भी बिलीव इन रीबर्थ ऑल्सो। तो क्या मालूम इस जन्म में मैं हिंदू हुआ, पिछले जन्म में मुसलमान होगी, या उससे पहले क्रिश्चियन होगी, तो पता ही नहीं। ये जन्म कैसा होता वो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। हमारे इस्लाम में तो नहीं है। खैर यहाँ पे आप में क्या होता है, जन्म भी होता है, रूप भी होता है। आप मेरी ये समझ में आता है, कोई खुदा भगवान किसी आम आदमी के रूप में आ सकता है क्या? आ सकता। रूप आ सकता। भगवान रूप लेगा। हम गीता में तो यही कहा है कि तुम मुझे जिस भी रूप में मानोगे मैं उसी रूप में प्रकट हाँ, होऊंगा। यानी आप सोचे तो है, हाँ, रूप में आते नहीं है, सोचे तो है। यार देखो हम भी बोलते हैं खुदा हर जगह है, रूप नहीं है, हर जगह है। आप जैसा देखोगे दिखेगा। आज खुद ढूंढो खुदा मिलता है, यानी ढूंढो तो मिलता खुदा, नहीं मिलने का सवाल नहीं है। शैतान है तो कहाँ है बताओ मेरे को? शैतानियत। शैतान हाँ। अगर है तो कहाँ है? राक्षस है तो कहाँ है? खुद में। खुद में ही है, कहाँ भी ढूंढो मिलता है। वो भी तो कहीं दिखता नहीं है ना, मगर मानते हैं ना। हाँ। अब शैतान से और एक थोड़ा क्वेश्चन है, आप हाँ। कभी भूत देखे क्या? हाँ मैं आप जिन आपके मजहब में जिन बोलते हैं ना जिन उनको? जिन या जिन्नात जो है, हाँ। यानी वो रूह जो बोलते हैं, मैंने बहुत देखे हैं। अच्छा, देखे? बहुत देखे हैं मैंने। बल्कि कैसा इंसान के अंदर आने के बाद उसका आवाज का बदलना, अच्छा। उनसे बातें करा, मैंने बातें भी की। अच्छा। आपको नहीं मालूम, मैं पब्लिक को भी नहीं मालूम, मैं एक खलीफा भी हूँ। हमारे खलीफा मतलब? मेरे एक हजरत हैं जो उस्मानाबाद के हैं, सैयद मुर्तज़ा पाशा साहब, मैं उनका खलीफा हूँ। तो खलीफा मतलब हम लोग जो है ये दुआएं वगैरह जो है खिलाफत के उसमें देते हैं, यानी पीरो मुर्शिद जो बोलते हैं वो उसमें मैं खलीफा भी हूँ। तो अब आप कई लोग बोलेंगे कि आप फिल्म से वाबस्ता है, फिर खलीफा कैसे?
मेरे हजरत ने कहा था कि आप खलीफा बन सकते हैं, और उन्होंने खिलाफत भी दी मुझे, और बोला कि ये इंडस्ट्री के बाद आप जब भी छोड़ेंगे आप जो है अच्छे खासे मौलाना हो जाएंगे। कि मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ लोगों को, मेरा अगर दोस्त हिंदू है तो मेरा दोस्त हिंदू है, मैं फ़ख्र करता हूँ। मैं उसे ये नहीं कहता कि तू मुसलमान बन या अल्लाह बोल। तो अगर मेरा वो हिंदू दोस्त भी अगर मेरे साथ रहता तो मुझे मुसलमान ही एक्सेप्ट करता है, उन्हें ये नहीं कहेगा कि मुझे जय श्री राम बोल, क्योंकि उसे भी मालूम है मैं मेरे अकीदे पे हूँ, वो उसके अकीदे पे है। तो हम आज भी मिलजुल के एक ही कप की चाय पीते हैं, आधी आधी करके पीते हैं। वही होटल में जाता हूँ जो हिंदू होटल है, तो वही होटल के यानी कप को मैं मुंह लगाता हूँ। वही होटल पे हिंदू भी मुंह लगाता है, वही होटल पे मुसलमान भी लगाता है। वहां तो फिरका नहीं दिखता। होटलों पे जाके खाना खाते वही प्लेट में मुस्लिम भी खाता है, हिंदू खाता है, मगर वहां पे फिरका नहीं दिखता है। क्यों? इंसानियत आती है वहां पर। इंसानियत नहीं आती है, वहां सिर्फ अपनापन आता है, सिर्फ अपना देख लेते हैं। अगर इतना भी नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अगर गलत काम के लिए अगर कहीं जाते हैं तो क्यों वहां जात पात जब नहीं देखी जाती? वहां तो खुशी खुशी कर देते। फिर गलत काम बोल रहे तो किस, मैं पूरा नाम मीडिया में नहीं बोलना चाहता, ठीक है ठीक। गलत गलत ही है, कुछ भी काम हो। फिर वहां क्यों नहीं देखे जाते? जहां खुदा और भगवान जहां पे बिठाया गया है, उन मंदिरों पे जहां पे आपको लोगों को इंसानियत का सबक मिलता है, वहां की बातें रख के आप लोगों को लड़ा रहे हैं। और तमाम लोगों से और एक रिक्वेस्ट भी है, आपसे भी है, मीडिया से, मेरे तमाम मीडिया से, कि हमारी दक्कन ऊँट इंडस्ट्री बिल्कुल छोटी इंडस्ट्री है, और उर्दू जो उर्दू ज़बान है ये ख़त्म होते जा रही है। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि उर्दू को बरकरार रखें, और उर्दू फिल्में जैसे दक्कनी फिल्में जो बनना बंद हो गई हैं, ताकि उसको कहीं ना कहीं सब्सिडी वगैरह मिल जाए। आप कहीं ना कहीं, हमारा कोई फिल्म चैम्बर नहीं है, कोई फिल्म एसोसिएशन नहीं है, तो कहीं बड़े लोग जो है इसमें आगे आए, जो देख रहे हैं, अगर कोई सियासतदान देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, तो हमारे दक्कन ऊँट के लिए छोटी सी सब्सिडी दीजिए, ताकि हम उर्दू को ज़िंदा रख सके और उर्दू फिल्में बना सके, हैदराबादी फिल्में, और हैदराबादी कल्चर हम बता सके, कॉमेडी हंसा सके। हैदराबादी बातें और ज़बान एक ऐसी मीठी ज़बान है जिसके सुनने के बाद लोग हंसते हैं, एनर्जी आ जाती है। जो लोग थक जाते हैं वो ये सुन के हंस के एनर्जी ताकत में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए प्लीज़ हाथ जोड़ते आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, निवेदन कि मदद कीजिए, हमारी इंडस्ट्री को बरकरार रखिए। आप भी कोशिश करिए मीडिया के ज़रिए सियासतदानों तक, हमारे रेवंत रेड्डी साहब सीएम है इस वक्त, उन तक भी पहुँचाइए। कोशिश करिए, कोशिशें तो कामयाब करते हैं। बस अकेले निकले हम ही सही, मगर कारवां बनाइए अभी। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि हैदराबादी इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। अब इसके लिए ज़रूरी है सब्सिडी चाहिए, कुछ चाहिए, तो उर्दू ज़िंदा रहेगी, वरना उर्दू भी आगे जाके ख़त्म हो जाएगी। You need patrons who will promote it. किसको? उर्दू इंडस्ट्री को ना ऐसा एक सेटअप करना चाहिए। मैं पहले बोला ना, आप इंग्लिश बोलो मगर हिंदी में बोलो, मेरे समझ में आता। आपकी इंग्लिश भी हिंदी में बोले तो मेरे समझ में आता। चलो, आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत ज्ञान भी मिला। ग्रीन टी यही मजा आया। ग्रीन टी मजा का आया? ग्रीन टी ना स्प्राइट आया ना मजा आया। ना स्प्राइट मंगा देंगे अपन। नहीं, ठंडे चीजें नहीं चाहिए। फिर बैठते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ जी, जरूर तो बहुत बहुत शुक्रिया मुलाकात का आपका। आपने मेरा इंटरव्यू लिया, 4 बातें बताई, मुझे भी अच्छा लगा। डोयल जी नाम भी याद हो गया। बड़ी खुशी हुई। बहुत ही अच्छी एंकर है हमारी, और पूरी टीम को क्या नाम है हमारे चैनल का? सूत्रधार एक्टर, सूत्रा टॉकीज। सूत्रा टॉकीज, हमारे वने वर्मा साहब का। सूत्रा टॉकीज की पूरी टीम को मैं धन्यवाद, मुबारकबाद के साथ देता हूँ। मेरे बॉस हैं, मेरे अच्छे खासे टीचर हैं, मेरे डायरेक्टर भी हैं वो वने वर्मा साहब। मैं दिल से मानता हूँ उनको, और उनके इस चैनल पर आकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे मदऊ किया, मुझे बुलाया और मुझे उस काबिल समझा कि मैं पब्लिक के सामने उनके चैनल के ज़रिए आकर कुछ बता सकूं। मुझे उस काबिल समझा। और सब में बड़ी बात है, मेरा इंटरव्यू एक खूबसूरत हसीनो जमील डोयल ने, बहरहाल डोयल ने, डॉली आ रहा है असल बात, तो ज़बान पे क्या करूं, डोयल ने लिया, और मुझे खुशी है
कि जितने अल्फाज हैं जो मेरे निकले हैं बस उनकी खूबसूरती की वजह से निकले, वरना मैं बोलने के काबिल भी नहीं हूँ। अरे आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, आप बहुत बटर लगा रहे हैं, मत। नहीं बटर नहीं लगाते किसको भी। जिसकी देखो तारीफ के काबिल वो है नहीं, मगर खुद ब खुद निकल रही है, क्योंकि वो तारीफ से पार हो गए उन्होंने ऑलरेडी, खूबसूरती में, हर चीज़ में। अब इंटरव्यू में आ रहे हैं तो अब अंदाजा लगाओ कितने लोगों के साथ, कैसे कैसे लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे होंगे, अंदाजा लगाओ आप लोग भी। तो इस चैनल को देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल के ज़रिए तमाम ऐसे आर्टिस्ट जो हैदराबाद के ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के, टॉलीवुड के डायरेक्टर्स, एक्टर्स और यानी सिंगर्स, बहुत सारे जिन्हें मीडिया के ज़रिए लोग पहचानते हो, उनको भी पेश करता है चैनल, और उनके बारे में जानकारी देता है, और उनसे बातें करके आपको उनके बारे में सुझाव देता है, उनके बारे में जानने का मौका देता है, और बहुत ही प्यारे अंदाज से पूछा जाता है। जितने प्यारे अंदाज से पूछते हैं, उससे पहले गर्म क्या करते हो ना, काफ़ी टी वगैरह दे देते, गर्म पानी भी देते, बेफिक्र रहो, ताकि अल्फाज अंदर अटके ना जल्दी निकले बाहर बोल के। तो खुशी हुई मुझे, और इसीलिए बता रहा हूँ मैं। शुक्रिया बहुत बहुत डोयल जी। और आप भाई का नाम? ऋषभ जी। आप कैमरामैन हैं हमारे, तो डायरेक्टर, कैमरामैन, पूरी टीम, वन मैन आर्मी। जितनी आपकी सादगी है उतनी सादगी से आपका कैमरा है, बहुत कामुक ठहरा हुआ उन्हें भी। तो बहुत खुशी हुई मुझे, आपने मुझे मधु किया, मैं आपका आभारी हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, खुदा हाफिज़। हम भी आपके बहुत आभारी है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारे पे आभारी ना, हम बहुत भारी है। इसके साथ से नमस्ते।